हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। दोस्तों, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में फटाफट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो है नोबेल प्राइज़ का आर्टिकल। नोबेल प्राइज़ का ये जो आर्टिकल है वो मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 2023 के लिए किस बात में मिला है? ये मिला है mRNA वैक्सीन डेवलप करने के लिए। ये mRNA वैक्सीन का भी एक छोटा सा थोड़ा सा मतलब और डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। लेकिन देखो, ये पूरा का पूरा वैक्सीन का जो फंडा है ना, अगर आज हमने इसको समझ लिया तो ये तो उसका एक छोटा सा टाइप है। हमारा पूरा का पूरा साइंस इस चीज़ पर क्लियर हो जाएगा। और देखना, 2021 का जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, 2022 का क्वेश्चन आया था, वो कैसे हम लोग आज इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद सेकेंड्स में सॉल्व कर लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुकीज़ की। ये खाने वाला कुकीज़ नहीं है, ये है जो हमारे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में हम लोग कभी कैशे क्लियर करते हैं, कभी कुकीज़ क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारा लैपटॉप मोबाइल से भी स्लो हो जाता है। तो उसके लिए एक डिजिटल वर्ड ऑफ कुकीज़ की आर्टिकल आया था, इसको पढ़ते हैं। और एक एयरक्राफ्ट C295, ये दो छोटे छोटे आर्टिकल्स है। बट इंपॉर्टेंटली ये नोबेल प्राइज़ के बारे में समझना, इसके पीछे का साइंस समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में फटाफट से ये बता दो आप मुझे कि इसमें से कौन सा वैक्सीन नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाले भी कैसे होते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है इन्होंने? पोलियो वैक्सीन। अरे ये तो वैक्सीन ही होगा, तो सी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो आपको क्या आंसर देना है? ए, बी और डी में से। BCG, एंटी रेबीज, प्रोजेस्टेरॉन, इसमें से कौन सा वैक्सीन नहीं है? बहुत ही सिंपल सा है। साथ ही साथ एक मैं आपको ना बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ कंसिस्टेंसी का। ये देखो, कुछ ऐसे नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे ना, जिन्होंने साइंस एडिटोरियल कॉन्टिन्यूसली देखना स्टार्ट किया था। अब उनके कमेंट्स पढ़ना आप कि कितना इजी हो गया है उनके लिए अब साइंस को समझना। जो पहले साइंस से डरते थे, उससे भाग जाते थे, नॉन साइंस बैकग्राउंड के थे या तो आर्ट साइड से थे, साइंस से डर लगता था, वो सब के लिए साइंस समझना बहुत ईजी हो चुका है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वाले सेशंस कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हो ना, तो आपके लिए भी साइंस बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अभी आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे mRNA। ये वैसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन जब आज आप पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या ही चिंदी सा टॉपिक था। यही पढ़ने के लिए इतना मुश्किल कर रहे थे हम लोग, ये देखो इजीली समझ में आ गया। तो आज का आर्टिकल हम पढ़ते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं दो महान साइंटिस्ट, कैटलीन कैरिको और ड्रू विस्मैन, जिसको कि अभी हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने आखिरकार किया क्या था, यहाँ पर पढ़ना जरा क्या किया गया था। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है यहाँ पर पढ़ना कि इन्होंने क्या किया बच्चों। इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस में मॉडिफिकेशन किए, जिससे कि mRNA वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो पाया कोविड-19 के अगेंस्ट। क्या आसान भाषा में लिखा है, सबको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या खाक समझ में आएगा, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन देखो, इस पूरे फंडे में हुआ क्या ना कि वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो चुका है आज के डेट में, उसको भी समझेंगे कैसे क्या हुआ है। लेकिन mRNA वैक्सीन अपने आप में कोविड-19 से लड़ने के खिलाफ में बहुत बहुत ज़्यादा कारगर था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आखिरकार कैटलीन कैरिको और ड्रू विस्मैन ने आखिरकार इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है इस मेडिसिन के फील्ड में। देखो, इसको समझें तो उससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ कठिन शब्द, न्यूक्लियोसाइड और ये सारी चीज़ें। तो ये है क्या? देखो, आप लोगों ने सेल तो देखा ही होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा। माइक्रोस्कोप सबके घर में नहीं होता है भाई। तो सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है न्यूक्लिक एसिड, या फिर जिसको हम लोग फेमसली DNA, RNA बोलते हैं। ये सब सुना है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब क्या है? एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ये बात समझ में आती है? ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, इनका ही कंपोनेंट है DNA RNA। तो DNA RNA कैसे बनते हैं? हमने देखा है ना, DNA जो होता है वो डबल हेलिकल शेप का ऐसा कुछ होता है, और इनके बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। ये सब किसके बॉन्ड्स होते हैं? तो इसमें हमने देखा था कि भाई देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा नाइट्रोजन का बेस, एक होता है हमारा शुगर, और एक होता है हमारा फॉस्फेट। तो देखो, जब नाइट्रोजन बेस और शुगर के दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मतलब मिल जाते हैं ना, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को या फिर इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसी में मॉडिफिकेशन हुआ है इस बार के नोबेल प्राइज़ के लिए। अगर न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फेट भी मिला देते हैं
तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं और बॉन्ड से, कौन सा बॉन्ड, न्यूक्लियो डाइस्टर बॉन्ड, इसका नाम याद करना जरूरी नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं ना तो यही बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया फंडा? ठीक है, अब जरा हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं, वैक्सीन की समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वैसे तो देखो होती है ना 1963 में, हालांकि शुरुआत तो देखो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो आता है 1963 में, जब एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था मॉरिस हेलमैन। इन्होंने ना एक रात में अपनी बेटी की चीख सुनी और डॉटर को ऐसे परेशान होता देख तुरंत भाग के गए उनके पास। तो देखा सोर थ्रोट से बिल्कुल परेशान इनकी बेटी जो है, उसका एक पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड एक्चुअल में ना हमारे कान के नीचे वाले हिस्से में होता है जो कि सलाइवा बनाता है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना ये एक्चुअल में स्वेल अप हो गया था। सोर थ्रोट, सोलन ग्लैंड्स, फीवर, हेडेक, भूख नहीं लगना और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से इनकी बेटी जूझ रही थी। तो इन्होंने देखा कि अच्छा, पता चला कि इनको मम्स हुआ है, मम्स वायरस ने इसको अफेक्ट किया है, तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो महज 4 सालों में इन्होंने एक वैक्सीन बनाया जो कि आगे चल के सबके लिए कारगर साबित रहा। तो ये 4 साल कैसा है, क्यों मैं इतना इम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट था हम सब के लिए। देखो जो वैक्सीन डेवलपमेंट का पूरा स्टेज होता है ना ये कई साल ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर चिकन पॉक्स की बात करते हैं, चिकन पॉक्स की वैक्सीन पता है कितने दिन नहीं कितने सालों में डेवलप हुई थी, लगभग 28 सालों में। सिमिलरली फ्लू के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लू की वैक्सीन डेवलप हुई थी 27 साल में। HPV वैक्सीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये 17 साल में डेवलप हुई थी। पोलियो की वैक्सीन, पोलियो का टीकाकरण जो हम लोग देखते हैं वो 13 साल में हुआ था। और इसके बाद मम्स जो है वो 4 साल में, और रिकॉर्ड ब्रेक किया किसने, कोविड-19 की वैक्सीन ने। इसके साक्ष्य हम सब लोग हैं, जो भी सेशन को सुन रहे हैं उन सबको कोविड-19 का वैक्सीन लग चुका होगा, और ये डेवलप हुआ था लेस देन 1 ईयर में। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ भाई, जो 28 साल में एक वैक्सीन डेवलप होता था एक साल भर से कम में कैसे डेवलप होने लगा। वैसे तो देखो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड्स अगर आज के टाइम में लगेगा तो शायद 28, 27, 17 साल तो नहीं लगेगा। थोड़ा सा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास भी आ गया है, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल वे कैसे थे उन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एक बार ज़रा डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल टाइप जो है वो क्या क्या हैं। आप लोग चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो और इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो, आप लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या है। बेसिकली ऐसे 4 टाइप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं शुरुआती दौर में। ये 4 टाइप्स कौन से हैं जरा देखते हैं। पहला टाइप जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो कोई भी एक वायरस हमारे शरीर के अंदर अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर किसने किसने देखा था साइंस एडिटोरियल का, जिन्होंने नहीं देखा था वो एक बार प्लीज़ जाके देख लेना। उसका एक सेकंड आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एंटीजन और एंटीबॉडी की। एक्चुअल में हम लोग इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे। तो एक्चुअल में जो वैक्सीनेशन का पूरा फंडा है ना ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम पे बेस्ड है। क्यों, हम हर बार कुछ ऐसा सोचते हैं। देखो पहले तो इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे बंदूक लेके खड़ा रहता है ना कि कोई भी बाहर से कोई भी अनवांटेड मटेरियल दिखा उसको सीधे गोली मार के उड़ा दो, वही काम हमारा इम्यून सिस्टम भी करता है। और फॉरेन मटेरियल, जिसकी अनवांटेड मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो होता है एंटीजन। ये कुछ भी हो सकता है, सांप काटने वाला वेनम भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। और एंटीबॉडी उसके खिलाफ लड़ने वाला प्रोटीन होता है। ठीक, तो इस तरीके से बस इतना ही समझना, बाकी चीज़ें तो उस लेक्चर से आप लोग देख सकते हो। तो हमारा मुद्दा क्या होगा कि कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस आए ना तुरंत के तुरंत प्रोटीन सिंथेसाइज करो इसके खिलाफ लड़ने के लिए। और प्रोटीन जो होते हैं ना इनके पास बहुत पैंतरे होते हैं इसको मारने के लिए। एंटीजन को खा जाते हैं, इसको मार डालते हैं, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकते हैं एकदम। यही होता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो कुछ ना कुछ करके हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना बहुत ज़रूरी है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने के लिए। तो यही हमारा इम्यून सिस्टम है। तो वैक्सीन इसी तरीके से काम करता है कि कुछ ना कुछ करके एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन इतना तेज कर दो कि ये जो फॉरेन सब्सटेंस आया है ना ये सबसे मस्त तरीके से मर जाए। अब सोचो कि कोई बहुत तगड़ा एंटीजन आ गया। अब ये तगड़ा एंटीजन क्या करता है ना, ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर में
अपना एक पार्ट या एक मैसेज भेजता है, टेक्स्ट मैसेज नहीं, ऐसे ही आरएनए के फॉर्म में मैसेंजर के थ्रू एक भेजता है कि जाओ, उस सेल को आदेश देता है कि बेटा एक काम करो, जो मैं हूँ मुझे जरा ना डुप्लीकेट करना स्टार्ट करो। ये बोलता है ठीक है। सेल को इतना दिमाग नहीं होता है, सेल को जो कमांड जाएगा वो करेगा, है ना, रोबोट टाइप के होते हैं लोग। तो सेल ने क्या किया, इस एंटीजन की कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये हर एंटीजन दूसरे दूसरे सेल के पास जाके यही बात बोल रहे हैं, कानों में जाके धीरे से बोल रहे हैं कि भाई मेरे जैसा और बनाओ। तो देखते ही देखते खूब सारे एंटीजेंस मिलियंस ऑफ नंबर में पैदा हो जाएंगे। अब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी बन चुकी है, एंटीबॉडी के पास दिमाग होता है, पूरा पूरा दिमाग होता है, एकदम इसको पता है कि ये किस टाइप का है, इसका नेचर समझ जाता है और इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी चाहिए वैसा ही प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इससे लड़ने के लिए। तो मान लो कोई नया एंटीजन, जैसे कोविड ना नया था, कभी हमारे शरीर ने देखा ही नहीं था उसको, समझा ही नहीं था कि ये है कौन से, मतलब कौन सी चिड़िया का नाम है ये। तो जब ये बॉडी में एंटर किया तो एंटीबॉडी कंफ्यूज हो गया कि यार इसके लिए कौन सा प्रोटीन बना के भेजें हम। तो इसलिए उसको टाइम लग गया। बना तो सकता है, उसके पास पूरी रेसिपी है, हर चीज़ से लड़ने की रेसिपी है, तो उसने क्या किया, उसने टाइम लिया। लेकिन सोचो, जब तक ये टाइम लेके इसको मारने के लिए पैदा हो तब तक तो ये पूरे शरीर में खतरनाक तरीके से फैल जाता, बहुत बार इसके कारण मौत भी हो सकती है। तो ये रिस्क तो नहीं ले सकते, इसीलिए वैक्सीन डेवलप करते हैं। वैक्सीन क्या करता है, हमारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देता है। अब ये बढ़ाता कैसे, उसके 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एकदम कमज़ोर टाइप का, मरेला टाइप का एकदम वायरस को अपने शरीर में भेज देते हैं। ये भी काम वही करेगा, जाके धीरे से सेल में बोलेगा कि भाई मेरे जैसे कमज़ोर 2-4 प्राणी और बना दो। तो वो क्या करेंगे, 2-4 कमज़ोर और बना देंगे। ये इतने कमज़ोर होते हैं कि हमारे शरीर पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बॉडी के लिए तो भैया ये एंटीजन है, आए हो हमारे शरीर में, मर के तो जाओगे ही जाओगे। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ टाइम तक रह भी नहीं, कोई दिक्कत तो कर नहीं रहे, तो एंटीबॉडी अपना टाइम लेता है, इसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, फाइट करता है, फैगोसाइट्स, टी सेल, बी सेल सब मार के इसको बराबर कर देते हैं और अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं कि दोबारा अगर ऐसा कुछ भी दिखा ना तो वहीं पर एकदम पटक के इसको ख़त्म कर देंगे। तो अब इसीलिए अब इसका अगर एक्टिव फॉर्म में भी आएगा ना तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने हैं। ये 1, 2, 3, 4 जैसे ही पैदा होते रहेंगे तुरंत ही एंटीबॉडी जाएगा, इसको मार के ख़त्म कर देगा। ये वैक्सीन। तो पहला क्या था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक लाइव अटेन्यूएटेड होता है। लाइव अटेन्यूएटेड का क्या मतलब है कि जिंदा वायरस लेकिन वीक फॉर्म में। ये पहला टाइप का वैक्सीन है। इसका एग्जाम्पल में आप लोग मीजल्स लिख सकते हो, मीजल्स की वैक्सीन ऐसे ही डेवलप हुई है। फिर दूसरा जो टाइप होता है उसमें आप लोग लिख सकते हो कि जिसमें हम लोग इनएक्टिव वायरस डालते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोग जिंदा वायरस डाल रहे थे, लेकिन अब इनएक्टिव वायरस या फिर डेड वायरस का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट एक वैक्सीन आया था जिसका नाम था कोवैक्सीन, वो एक्चुअल में यही वाला फॉर्म डेवलप कर रहा था, इनएक्टिव वायरस। तो डेड वायरस होता है इसमें। कोविड के साथ साथ फ्लू वैक्सीन है या फिर कोई भी दूसरे टाइप ऑफ वैक्सीन जो भी होते हैं ये सब बन सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस है बट डेड वायरस। डेड वायरस तो वैसे ही पहले वीक तो कुछ कर नहीं पा रहा था, ये डेड जाएगा तो और सेफ हो गए हम लोग। लेकिन हमारे एंटीबॉडीज़ के लिए फॉरेन सब्सटेंस इसको भी एकदम पकड़ के निचोड़ के मार डालता है। तीसरा टाइप जो होता है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई भी अलग तरीके का टॉक्सिन दे देते हैं। मतलब कि हम लोग कुछ इनर्ट टॉक्सिन देते हैं इसमें। इनर्ट टॉक्सिन में क्या होता है, जैसे वेनम वगैरह होते हैं ना, या फिर टेटनिस का शॉट जो लगता है उसमें ऐसा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सॉइड। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि एक टाइप ऑफ वैक्सीन टॉक्सॉइड भी होता है। तो जो टॉक्साइड टाइप का ये है, इसके लिए टेटनस शॉट्स और ये सब रखते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये क्या नया नाम आ गया, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट वायरस, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट वायरस वाला फंडा है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा ना लाइव वायरस लेते हैं ना डेड वायरस लेते हैं। हम लोग इस पूरे वायरस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जो कि सारी तबाही मचाता रहता है। तो हम लोगों ने ये कोविड-19 का वो याद है आपको, उसका शेप, उसके ऐसे चारों तरफ में कुछ याद है आपको क्या निकला रहता था, क्या बोलते थे इसको, वेरी गुड, स्पाइक प्रोटीन निकला रहता था। ये सब आप लोगों ने 1-2 साल पहले पढ़ा होगा, आई थिंक। नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ ले रहे हो। हमने देखा ना कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये कोविड-19 का वायरस है ना, कोरोना है ये। तो कोरोना वायरस जो है इसके चारों तरफ ये जो स्पाइक प्रोटीन था,
ये ही हमारे सेल के अंदर में चिपक जाता था, अटैच हो जाता था उससे, और तुरंत ही मैसेज भेजता था कि मेरे जैसे लाखों प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। तो इसीलिए कोरोना बढ़ने लगा। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट में क्या होता था कि हम लोग एक स्मॉल पार्ट ऑफ वैक्सीन लेते हैं और इसी के चलते पूरा कांड खत्म हो जाता है। क्या होता है, हमने कहा भाई इसका मेजर पोर्शन कौन है, स्पाइक प्रोटीन, निकालो स्पाइक प्रोटीन को। स्पाइक प्रोटीन को केवल हम लोग डालते हैं अपने शरीर के अंदर। अब स्पाइक प्रोटीन जाके बोलेगा क्या, किसके जैसा वायरस बनाओ, मेरे जैसा बनाओ, तो और स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल में वायरस है वो तो कोरोना है ना, कोरोना तो शरीर में गया ही नहीं। लेकिन मैसेंजर चूंकि स्पाइक प्रोटीन ही था ना, तो हमारा एंटीबॉडी जब भी ये आएगा, कोरोना अपने स्पाइक प्रोटीन के साथ आएगा, तो भी हमारा हमारा इम्यून सिस्टम उसको सिमिलर फॉर्म में ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो हमने और सेफ खेल लिया, हमने वायरस ही नहीं भेजा, सिर्फ इसका एक्टिव पार्ट भेज दिया अपने शरीर के अंदर, छोटा सा कंपोनेंट। समझ में आया ना ये कैसे काम कर रहा है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन था यही कोरोना वायरस को हमारे सेल के अंदर में भेजने का काम करता था। लेकिन ये जो हम लोग इतने आसानी से बोल रहे हैं ना कि स्पाइक प्रोटीन निकाल के भेज देते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है भाई। किसी भी वायरस का एक कंपोनेंट निकाल के आप नहीं भेज सकते हो, है ना। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन डेवलपमेंट में देखो, ये कोई भी टाइप ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट हो, इसमें ना कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे कि आप ये समझ लो कि आपको लाइव पैथोजेंस को अपने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो करना होता है। तो इन लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे और इस मॉडिफिकेशन के बाद इनको मल्टीप्लिकेशन स्टेज में डाल देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऐसी चीज़ों को बनाओ। तो इसी में ना बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अच्छी आ गई है, लेकिन वैक्सीन डेवलपमेंट तो एक स्टेज है ना। इसके अलावा आप पहले मतलब डिस्कवरी कर लोगे, डेवलपमेंट स्टेज में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे इसके, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, फिर इसके बाद इसकी लाइसेंसिंग होगी, कुछ को पेटेंट वगैरह मिलना होगा, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर लोगों तक पहुंचेगा। तो महज 1 साल से कम में कैसे हो गया, इसके लिए इन्होंने कुछ और नायाब तरीका अपनाया। नायाब तरीका क्या था कि जो मॉडिफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा था, ये क्यों लग रहा था, क्योंकि देखो हमें ना इनको आर्टिफिशियली ग्रो करना पड़ रहा था। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका अपना लिया जिससे बोले कि भाई आर्टिफिशियली ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करो, हमारे शरीर में भेजो, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जाए और वहीं पर मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमें अपने बाहर पेट्री डिश में आर्टिफिशियली इनको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कितना कितना सही तरीका होगा ना, कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ नहीं करना पड़ा। 28 साल 27 साल जो लग रहे थे वो पूरा ही टाइम बच गया हमारा। तो हमने क्या किया भैया, सिंपल से यही चेंज किया, और इसी के साथ हमारा 2 नए टाइप का वैक्सीन समझ में आता है। एक है हमारा mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन कौन है, ये भी देखो कोविड-19 वाला ही है। जैसे आपने उसका नाम सुना होगा ना, फाइज़र का नाम सुना था उस टाइम पर। ये फाइज़र और बायोएनटेक जो थे उन लोगों ने मिलके एक वैक्सीन बनाई थी। या फिर मॉडर्ना वैक्सीन आपने सुना होगा, ये सब कोविड के लिए ही थे। तो मॉडर्ना वैक्सीन, ये सब लोगों ने कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया था, mRNA वैक्सीन। इंडिया में पहली बार mRNA वैक्सीन यूज़ करने वाला कौन था, ये था, अभी हाल फिलहाल में आया 2022 में, कोविड के बाद में मिला है, हम लोग के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये था जेंकोवैक करके था, जेंकोवैक ओम करके नाम था इसका। ये जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं आया था कोरोना का, उसके लिए था ये। तो जून 2022 में हम लोगों ने इसका नाम था जेंकोवैक, ये एक वैक्सीन डेवलप की थी हम लोगों ने। ये हमारे लिए mRNA वैक्सीन वाले मेथड पर डेवलप था। तो ये करते क्या है, mRNA वैक्सीन क्या करता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये ना वायरस के जेनेटिक्स सीक्वेंस को सबसे पहले निकलवाता है। तो कोई भी वायरस पकड़ा, मान लो कोविड वायरस पकड़ा, कोविड वायरस का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस हम लोगों ने निकाल लिया। और इस सीक्वेंस में हमने ये निकाला कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जो कि स्पाइक प्रोटीन बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या किया हमने, हमने वो मान लो कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग में हमने कुछ तो निकाल लिया। ठीक है, अब इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलनी थी इसको कन्वर्ट किया एक आरएनए। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है, लेकिन हमें पता है कि मतलब आरएनए मिल जाए ना तो उससे आसानी से हम लोग डीएनए वगैरह सब बना सकते हैं वैसे। तो आरएनए के पास एक और टाइप का आरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए।
हम लोगों ने क्या किया कि इस इंफॉर्मेशन को कि स्पाइक प्रोटीन बनता कैसे है, उस इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस को हमने निकाला और उसको लैब में mRNA के फॉर्म में सिंथेसाइज किया। ये अब हमारे लिए मैसेंजर का काम करेगा। और हमने क्या किया, इसको ही अपने बॉडी में इंजेक्ट किया। जैसे ही ये अंदर गया, हमारे सेल को एक कान में वापस से मैसेज भेजता है कि बीड़ू अपने को क्या बनाना है, स्पाइक प्रोटीन बनाना है। तो ये स्पाइक प्रोटीन बनाने लगा। स्पाइक प्रोटीन बनाते ही क्या हुआ, एंटीबॉडीज पूरे के पूरे एक्टिव हो गए इसको मारने के लिए। और धीरे धीरे जब बाद में कोरोना वायरस भी ऐसे स्पाइक प्रोटीन के साथ आएगा तो वो भी मर जाएगा। तो ये पूरा वैक्सीन डेवलप किया था, यही था अपना mRNA वैक्सीन। सिंपल सा था ना, इतना कुछ कठिन लगा क्या आप लोग को? कुछ भी नहीं था ये। तो ऐसी वैक्सीन जो कि हमारे बॉडी में इंसर्ट करके खूब सारे स्पाइक प्रोटीन बना दे और फिर इनको हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन थ्रेट समझ के उसको मारना स्टार्ट कर दे, यही वैक्सीन था mRNA वैक्सीन। लेकिन इसके कुछ ना ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये ना बहुत ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता था और साथ ही साथ ये ना डिलीवर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि इसको अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके ये सर्वाइव कर पाएगा, ये स्पाइक प्रोटीन वाला मैसेंजर आरएनए। और आपको पता है कि ग्लोबली हमें पूरा का पूरा वैक्सीनेशन देना था, तो इसके लिए तो हम कोशिश ही नहीं कर सकते थे। लेकिन जो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो जेंकोवैक ओम है इसके लिए इतना अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो हमारा रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है ना, उस पर भी ये सर्वाइव कर ले जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। इसी के बाद ना एक और टाइप ऑफ वैक्सीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनो वायरस वैक्सीन। ये कैसा टाइप का वैक्सीन है, ये भी डेफिनेटली आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोविशील्ड लग रहा था ना उस टाइम पर, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कोविशील्ड लगवाया होगा, तो वो एडिनो वायरस टाइप का वैक्सीन था। इसमें क्या होता है कि जो mRNA अभी हम लोग वैक्सीन में यूज़ कर रहे थे उसके जगह पर हम लोग DNA यूज़ करने लगते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और भी, जैसे कोविशील्ड तो इंडिया में बना हुआ था, और इसके अलावा एस्ट्राजेनिका जो था या फिर जॉनसन एंड जॉनसन ने जो बनाया था, ये सब भी एडिनो वायरस वैक्सीन के तौर पर ही चला रहे थे। तो इसमें क्या था, अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। लेकिन इसके अपने भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या था कि देखो, ये क्या करता था कि वायरस का एक हार्मोन लेता था, उसको एज ए कैरियर यूज़ करता था शरीर में अंदर जाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता था ना कि ये वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक रेसिस्टेंट डेवलप कर लेती थी। मतलब ये वायरस एक रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता था कि अब अगर इसका और डोज लगाएंगे तो शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग कुछ मतलब इसका बूस्टर डोज भी लगवा लेते हैं ताकि बाद में थोड़ा सा और अच्छे से ये काम करने लगे, है ना। ये सब बात हम लोग करते थे। तो मोटा मोटा देखो यही सब था वैक्सीन के साइंस के बारे में। इसके अलावा आर्टिकल बहुत बड़ा है ना, कि क्या बोलते हैं कि इनको क्या मिला, कितने रुपए मिले, तो वो सारी चीज़ें साइंस के लिहाज से तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अब हम लोग जंप करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 2021 का क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। अब आप लोग देखना कि चीज़ें कितनी ईजी हैं। रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, ये कौन सा वाला है? चौथे टाइप का वैक्सीन जो हम लोगों ने बात किया था, है ना, कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि भाई स्पाइक प्रोटीन निकालते हैं उसका बाहर, तो उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी ना। और किसका निकालते हैं? बैक्टीरिया वायरस का यूज़ होता है एज ए वैक्टर। बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होगा। तो डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। कितना आसान है, समझ में आ रहा है ये? फिर से देखो, 2022 का क्वेश्चन देखना जरा। ये कोविड-19 पैंडमिक में उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैक्सीन बनवाई थी हमने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन बनाया था कोविशील्ड के नाम से। कोविशील्ड में mRNA प्लेटफॉर्म का यूज़ हुआ था। हमको पता है कि भाई mRNA प्लेटफॉर्म का यूज़ कोविशील्ड में 2022 जब ये पेपर हुआ था मई में, तब तक आया ही नहीं था कुछ। जून में आया है पहला mRNA प्लेटफॉर्म। ये कौन सा था? जो हमने बात किया अभी, जेंकोवैक ओम का, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। तो mRNA प्लेटफॉर्म का यहाँ कोविशील्ड कोवैक्सीन कुछ भी लिखा होता, कुछ भी काम नहीं करता। ये स्टेटमेंट फॉर श्योर गलत है। और इसके गलत होते ही हमारा आंसर क्या आ गया? 2 and 3। बट अगेन स्पुतनिक 5 के बारे में हमने पढ़ा तो नहीं है, बट कोवैक्सीन के बारे में तो पढ़ा है। कोवैक्सीन आप लोगों ने क्या पढ़ा? इनएक्टिवेटेड पैथोजन के कारण बनाया गया था। टाइप 2 में हमने बात किया था कि एक तो हम लोग बिल्कुल मतलब मरेला टाइप का, मतलब वीक लेते हैं, और एक इनएक्टिव लेते हैं जो कि डेड होता है। तो डेड में कोवैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था हमने, और यही टाइप हो गया कोवैक्सीन का। तो इजीली आंसर आ गया ना हमारा,
सिंपल है। अब आपको वैक्सीन का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। हमारा अगला आर्टिकल कुकीज़ से रिलेटेड है। कुकीज़ खाने वाला नहीं है, पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर ये डिजिटल कुकीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो चलो कुकीज़ सुना ही है, और साथ ही साथ आप लोगों ने कैशे मेमोरी भी सुनी होगी, है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बता सकता है? देखो, कुकीज़ ना एक टाइप का फाइल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं। ये टेक्स्ट में क्या होता है, हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। कभी आईडी पासवर्ड भी हो सकता है, कहाँ पर विज़िट किया है हमने वो भी हो सकता है, हमारा बिहेवियर ट्रैक करने के लिए जितने भी कोडिंग या टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें फाइल्स के फॉर्म में सेव होती रहती है। तो ये तो कुकीज़ है। ये कैशे क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लो अभी के अभी आप ज़िंदगी में पहली बार pwonlyis.com पर विज़िट करते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इस पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगे, 4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लग जाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको ओपन करोगे हो सकता है 1 सेकंड के अंदर ही खुल जाए। तो जो कैशे है ना, वो आपके ऐसे वेबसाइट पेजेस का कुछ कंपोनेंट ऑलरेडी सेव कर लेता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लोड करें उसको या फिर जब भी विजिट करें उस जगह पर, तो ये काफ़ी कम टाइम पे ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। ये कैशे होता है। तो कैशे इसीलिए हर बार क्लियर करना पड़ता है क्योंकि हम लोग तो मल्टीपल वेबसाइट विजिट करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें सेव करता रहता है, तो ये अपनी मेमोरी लेता है, अच्छी खासी मेमोरी। तो यही हमारा मोबाइल का मेमोरी काफ़ी ज़्यादा भर देता है, और इसीलिए बीच बीच में हम लोग को ये कैशे क्लियर करना पड़ता है। क्यों क्लियर करते हैं? ताकि पुराना जितना भी इतना इसने याद किया है वेबसाइट वो सब भूल जाए, और भले थोड़ा टाइम तो लगे लेकिन मोबाइल हमारा थोड़ा फ्री तो हो, थोड़ा और बाकी के फंक्शन एप्लीकेशन वगैरह रन करना ईजी रहे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो कैशे नहीं है, ये तो बस एक बेसिक डिफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, कुकीज़ के ऊपर है। तो कुकीज़ जो है ना, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक फेसबुक, और सबसे तेज कौन है इसमें, गूगल, वो क्या करता है ना, आपकी बिहेवियर को ट्रैक करता है भाई। जैसे मान लो अब आप अभी मिंत्रा पर गए और मिंत्रा पर आपने एक जूता, मस्त शूज़ देख रहे हो आप कि अरे वाह मज़ा ही आ गया देख के, इसको तो ख़रीदने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, अगले महीने आएगा, अगले महीने ले लेंगे। तो आप इस बात को टाल ही रहे थे, तब से आप गूगल के किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आपको फिर से वही जूते दिख जाते हैं, ये जूते 10% ऑफ पर ले सकते हो अभी तुरंत। तो आप भी अपने जेब से शायद क्रेडिट कार्ड अगर होता है तो निकालो, नहीं तो दोस्त से उधार लेके आप खरीद लेते हो। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे बिहेवियर को ना मतलब चेंज कर देते हैं, परसेप्शन चेंज कर देते हैं। इतनी बार जूता दिखाएंगे, इतनी बार जूता दिखाएंगे, जहाँ जाओगे वहीं जूता दिखेगा, तो आपको लगेगा बे यार ले ही लेते हैं इसको। तो वो वाला जो सिस्टम है ना, वो कौन देता है? कुकीज़ देता है। लेकिन इसके लिए 2023 में एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसको इनैक्ट कर दिया गया है, और इन्होंने बोला है कि भाई कहीं पर भी अगर आपको कुकीज़ सेव करना है ना यूज़र से, तो आप बिना उनके प्रायर परमिशन के नहीं ले सकते, उनका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और ये कंसेंट हमेशा छिपा छिपा के नहीं लेना है, ये एक्सप्लिसिट होना चाहिए, ऊपर ऊपर से दिखा के। तो अभी आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स को खोलते होगे तो नीचे एक पॉपअप आता होगा, उसमें सब कुछ लिखा होता होगा और एक बटन बना होता होगा और लिखा होगा कि अलाउ कुकीज़, है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अब एक्सप्लिसिटली देना पड़ेगा आप लोग के ऊपर भी, आप लोग देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। लेकिन यूजुअली बहुत सारे साइट्स में पहले क्या होता था कि हमें ज़बरदस्ती देना पड़ता था, नहीं तो वो अंदर के कंटेंट ही नहीं दिखाते थे। तो वो भी इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का थोड़ा सा हनन कर रहे हैं। तो अब क्या है कि एक्सप्लिसिट वे में हमसे पूछा भी जाएगा और हमारी इच्छा है देना है कि नहीं देना है। तो कुकीज़ का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं हम लोग, हमारे डिजिटल आईडी कार्ड्स या फिर हमारा यूज़र ऑथेंटिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए। आप लोग कभी कभी देखते हो ना कि पासवर्ड्स, या फिर कभी भी वेबसाइट्स पर जाते हो तो आपका आईडी ऑलरेडी डला होता है, तो वो कहाँ सेव होता है? वो सब कुकीज़ के फॉर्मेट में ही सेव होते हैं। तो आप हमेशा लॉग्ड इन रहते हो। कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लो आप pw.live पर जाके लेक्चर्स देख रहे हो, pw.live पर जाके लेक्चर देखोगे तो हर बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद कुकीज़ में स्टोर हो गया, वो सेव रहेगा। अब हर बार आपको OTP डालने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? कुकीज़। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर देता है एक्चुअल में। तो साथ ही साथ हमारा पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस क्या होता है? यूट्यूब में एक तरीका होता है ना कि आप जैसी वीडियोस देखते हो आपको वैसी ही वीडियोस आगे भी फॉरवर्ड की जाती है, क्योंकि ऐसे तो डेली बेसिस पर लाखों करोड़ों वीडियोस अपडेट होती हैं, लेकिन आपको एक छोटा चंक दिखता है। तो एक तरीके का पर्सनलाइजेशन है ना, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, हम कैसे चीज़ों को जानना पहचानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब कुकीज़ डिसाइड कर सकता है। एनालिटिक्स भी दे सकता है ना, कि किसी भी वेबसाइट ओनर के लिए एक पर्सन कितने कितने दूर जाता है, कहाँ कहाँ से वापस आता है, उसका क्या इंटरेक्शन है, वो सारी चीज़ें इससे कुकी से ट्रैक हो सकती हैं।
लेकिन इससे ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, लेकिन चैलेंजेस क्या है? प्राइवेसी कंसर्न सबसे बड़ा है कि हमारा बिहेवियर ट्रैक कर रहे हो और बिना हमसे पूछे, हमारी प्राइवेसी का हनन है, डिजिटल प्राइवेसी का हनन है। सिक्योरिटी रिस्क है, हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये सब क्या है जब आपको सब चीज़ पता ही चल जा रहा है। तो साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि कुकीज़ को कहीं से ट्रैक करते हैं, कुकीज़ में पासवर्ड वगैरह रहेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से हैक करके उसको भी काम ले लेंगे अपने। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा लैपटॉप मोबाइल फ़ोन, वो बहुत स्लगिश, बहुत धीमा हो जाता है, मतलब वीक काम करता है। तो जब लैग आने लगता है उसमें, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारा ब्राउज़र पूरा क्लॉग हो चुका है ऐसे कुकीज़ से, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ये भी बार बार हटाना पड़ता है, इसके लिए ये भी एक इसका ड्रॉबैक कर लो। हमारा अगला आर्टिकल C295 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये एक प्रकार का मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। क्या मतलब है इसका? देखो टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि कभी भी ज़रूरत पड़ी, मान लो कुछ डिज़ास्टर हो गया, उस पर रिस्पॉन्स में आपको तुरंत किसी को इवैक्यूएट करना है, वहाँ पर भी ये जा सकता है। कुछ स्पेशल मिशंस में कभी पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़े, वहाँ पर भी जा सकता है। कभी कोई हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट ये उड़ रहे हैं, उनका फ्यूल ख़त्म हो रहा है, तो इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी एक और खासियत क्या है कि ये STOL है, मतलब क्या है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग पोजीशन पर काम कर सकता है। जैसे कि इसको बहुत बड़ा रनवे नहीं चाहिए इसको टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए, तो इसीलिए इसको शॉर्ट शॉर्ट ही चाहिए, शॉर्ट टेक ऑफ चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे किसी भी नेवल शिप्स पर और इन सब जगहों पर भी बहुत ईजिली इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था C295 एयरक्राफ्ट के बारे में। आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। आशा करते हैं कि वैक्सीन वाला तो आपका सारा फंडा क्लियर हो ही गया होगा, साथ ही साथ कुकीज़ और C295 एयरक्राफ्ट के बारे में भी आपको जानने को मिल गया होगा। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।